यार ये मेरी बात सुनो, इधर यार मुझे वो दूसरा लगा दो, इधर लगा दो। इन्वर्टर से मेरा कल आपको इशू है? नहीं कोई नहीं, आप ये मुझे यहाँ लगा दो। दानिश, इनमें से जिनके कैमराज ऑफ हुए उन्हें वार्निंग नहीं देनी, उन्हें उसी टाइम क्लास निकाल देना। तुम जरा आ जाओ यहाँ पे, तुम एडमिन बना रहे हो क्लास में। जिसका कैमरा कहीं ऑन हो, ऑफ हो, सीधा निकाल दो। फिर ये चीजें शोर मचाएं, इन्हें मचाने देना, ठीक है? वार्निंग नहीं देनी, कोई क्लास से फौरन निकालना। एडमिन आ जाओ, आउट एडमिन बना दो। अच्छा जी, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबलाइज्ड स्टेट? हमने शोर नहीं करना जी, आवाज नहीं आनी चाहिए। इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबलाइज्ड स्टेट? क्या पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है? हमने इसकी डिकोडिंग की, हमने इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाई, हमने इसकी आउटलाइन का एक स्केच बनाया और उस आउटलाइन पे हमने काम करना शुरू किया। तो कल मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। मैंने उसके बाद आपको ग्लोबलाइजेशन की जो पहली डोमेन थी कि पाकिस्तान किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ये बताया। अब हमारी नेक्स्ट 2 डोमेन्स हैं कि पाकिस्तान के रास्ते में क्या चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान इन ट्रू सेंस ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहा, और सॉल्यूशन क्या है। इनको स्टडी करके हम अपने अगले ऐसे पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे। ये हशमत और हामिद, आपके कैमरास क्यों ऑन नहीं हो रहे? अच्छा जी, बात करते हैं चैलेंजेस क्या है। कल हमने डिस्कस किया पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, उसमें समझ आ गई थी पॉइंट्स को आपको? किसी किस्म का कोई मसला हो जो समझ ना आई हो जी, कोई मसला मसाइल पहली डोमेन में किसी किस्म का कोई मसला हो तो बताएं। क्लियर है? अच्छा जी, किस किस्म के चैलेंजेस है जी? अब दूसरी डोमेन हम आउटलाइन की डिस्कस करने जा रहे हैं, चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ ग्लोबलाइज्ड स्टेट। क्या पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज सिक्योरिटी इश्यूज। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ग्लोबलाइज्ड होने में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर टीटीपी, उसके बाद बीएलए और लश्कर जंगवी, अलकायदा, आईएसआईएस जैसे थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, हमारे मुल्क में टूरिज्म उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज ऑफ आर फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन। तो ये पहला पॉइंट, इस पे 100 वर्ड्स लिख लेंगे, कोई मसला मसाइल। दूसरा पॉइंट है कि हम इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हैं, जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ट्रेड भी तो है ना, फ्री ट्रेड, जहां पर आप चीज प्रोड्यूस करें और बाहर के मुल्कों में बेचें। तो आप चीज कैसे प्रोड्यूस करेंगे और बाहर के मुल्कों में बेचेंगे कि जबकि आपके मुल्क में तो इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसी का फुकदान है। तो हमारी वीक इकोनॉमी, हमारा वीक टैक्सेशन सिस्टम, हमारी वीक एंड फ्रेजाइल डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमें इस काबिल नहीं बनाती कि हम पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिकली इंटरैक्ट कर सकें। दूसरा बड़ा चैलेंज। तीसरा बड़ा मसला है रिलीजियस इंटॉलरेंस। क्या आप ये समझते हैं कि यूरोप से कुछ लोग पाकिस्तान में आए टूरिज्म के लिए, हाथ में उन्होंने अल्कोहल पकड़ा हो, कपड़े उन्होंने छोटे छोटे पहने हो, तो क्या आपके मौलवी हजरात उन्हें जीने देंगे? यहाँ पे उन्हें तो मार दिया जाएगा।
रिलीजियस इंटॉलरेंस, खास तौर पे जो अभी श्रीलंकन नेशनल वाला इंसिडेंट हुआ, वो ये बताता है कि हम कितनी जाहिल कौम है, हम कितनी बैकवर्ड कौम है, हम मजहब के नाम पर किस तरह से परसिक्यूशन करते हैं। तो ये हमारी जहालत पूरी दुनिया के सामने नजर आई, जो कुछ श्रीलंकन नेशनल के साथ किया, इस्लाम के नाम पे किया। और जिन लोगों ने किया उनकी शक्लें देखें, उनकी शक्लों पर पड़ी लानतें देखें, नहुसत देखें, जिन्होंने ये हरकत की और किस बैकड्रॉप में की। बहरहाल ये हमारी कौम का अलमिया है, इस पे हम सिवाय अफसोस करने के और कुछ कर नहीं सकते। चौथी बात हम लिखेंगे, नेशनल डिसइंटीग्रेशन। हमारे मुल्क में हम आपस में ही यूनाइटेड नहीं है, तो हम कैसे इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा बने। हमारे मुल्क में पश्तून अपनी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चला रहे हैं, बलूचिस्तान अपनी बलोच मूवमेंट चला रहे हैं, सिंधी जो महाजिर हैं वो कहते हैं हमारा सूबा अलहदा करो, सराइकी कहते हैं हमारा सूबा अलहदा करो। तो पाकिस्तान में नेशनलिज्म तो हमें कहीं एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पर प्रोविंशियलिज्म ने इतनी मजबूत जड़ें बना ली हैं जिसकी वजह से हम अंदरूनी तौर पर यूनाइटेड नहीं है, तो हम बैरूनी लेवल पर किस तरह से दुनिया के साथ यूनाइट हो सकते हैं। तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम सही तरीके से ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे। और हमेशा याद रखें, पाकिस्तान सेंट्रिक कोई भी मसला डिस्कस कर रहे होंगे उसमें आप एक पॉइंट जरूर चैलेंजेस में डालिएगा, फ्रेजाइल एजुकेशन सिस्टम। हमारा तालीमी निज़ाम इतना कमजोर है कि उसने हमें कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की तरफ बढ़ने नहीं दिया। उसकी वजह से हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन होता गया, पढ़ा लिखा तबका सारा बाहर जाने लग गया। तो फ्रेजाइल एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी हमने सफर किया है और हम आज तक सही इन ट्रू एसेंस ग्लोबलाइज्ड नहीं हो सके। समझ आ गई बात की? ये हैं चैलेंजेस। कोई मुश्किल बात इसमें आपको लगी हो किसी किस्म की? सॉल्यूशंस क्या हैं जी इसके? क्या सॉल्यूशंस आप समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इन ट्रू एसेंस सही मायनों में ग्लोबलाइज्ड हो सकता है? सबसे पहले आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी अपने सिक्योरिटी अदारों की, टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम। Capacity building of security institutions to ensure a robust security situation in the country. उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और पहली दफा आपने अभी हफ्ता पहले की न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान ने पहली दफा अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, उसको इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट किया जाए। कौन सा अदारा इम्प्लीमेंट करेगा इसे? नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो एम्पावर किया जाए सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो आज के सिक्योरिटी थ्रेट से इनको काउंटर कर सके। समझ आ गई? दूसरा पॉइंट, आपको अपने मुल्क में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आनी होंगी। किस किस्म की रिफॉर्म्स लानी होंगी? आपको टैक्स के अंदर टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए एफबीआर में रिफॉर्म्स लानी होंगी। आपको अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स लेने होंगे। ये सारी बातें मैं अगले हिस्से में करता हूँ, अगले इकोनॉमी में पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर। आपको टूरिज्म बेस्ड पॉलिसीज बनानी होंगी, आपको एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पे फोकस करना होगा। तो इस किस्म की आप स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपने मुल्क में लाएंगे। इन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मैं डिटेल में अगले ऐसे में डिस्कस करता हूं, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या अभी बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, ये बिल्कुल बात इन्होंने ठीक की है। इससे भी पहले मैं अगला पॉइंट बता रहा था, लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले आप लिखें कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इंश्योर किया जाए, ताकि हम अपने मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योर कर सके। हम अगर पॉलिटिकली मजबूत होंगे, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस इंश्योर होगी, तो
ऑटोमेटिकली उसका आउटकम्स क्या आएंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हम दुनिया में सही तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो सकेंगे। ठीक है। चौथी चीज ये कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए क्या है, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। अपने एकेडमिक सेक्टर्स को अपनी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करें, उतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें जितनी मार्केट में डिमांड है, उनको अप्लाइड नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट कर सकें। पांचवा पॉइंट लिखें, इस टाइम पर पाकिस्तान को बहुत तेजी से अपने आप को डिजिटली रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म होंगे उतना ज्यादा हम इस आईटी के इस्तेमाल को यकीनी बनाकर दुनिया के साथ ग्लोबलाइज्ड हो सकते हैं। आज आप देखते हैं हमारे मुल्क में ई एजुकेशन है। आप सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से ऑनलाइन इस टाइम पर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बाहर के मुल्कों से ये लेक्चर ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे लेक्चर ले रहे हैं। इज दिस ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? तो किस तरह से हम, अच्छा फिर इसी तरह से ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन यहाँ पर आ रहा है, ईबे आ रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपने आप को तेजी से डिजिटाइज कर रहे हैं। तो आपको पाकिस्तान ने अपनी पहली दफा डिजिटल पॉलिसी बनाई 2019 में, जिसे कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल विजन। इस पे भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। पाकिस्तान डिजिटल विजन को इन ट्रू सेंस पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाए, इंश्योर किया जाए। उसके बाद आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट्स। सीपैक को जितना टाइम से आप एग्जीक्यूट करेंगे, उस सीपैक के अंडर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही हैं, उतना ज्यादा आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी ग्रो करेगी और आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं दुनिया के साथ, जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो सकते हैं। और उसके बाद आपको इनिशिएटिव लेने होंगे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने होंगे। इसकी एक मिसाल मैं दे देता हूं। 2016 में मैं मास्टर्स कर रहा था जर्मनी में, तो मैं बर्लिन में रहता था। बर्लिन में पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी, वहां पर जोहर सलीम एम्बेसडर थे पाकिस्तान के जर्मनी के, आजकल वो इटली में एम्बेसडर है। उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए। बर्लिन में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, और बर्लिन में, जर्मनी में ज्यादातर लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां भी हैं, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। उसकी एक रीजन ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां सस्ती है और दूसरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इस वजह से लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो जितनी भी वहां पर पब्लिक बसेस चल रही थी बर्लिन के अंदर, उन पब्लिक बसेस के बाहर एलईडीज लगवा दी गई और उन एलईडीज के ऊपर पाकिस्तान का जितना टूरिज्म लैंडस्केप है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो स्लाइड्स के अंदर दिखाई जाने लगी। तो बर्लिन में जहां जहां से वो बसेस गुजरती थी, वहां वहां एलईडीज के ऊपर पाकिस्तान का वो कल्चर और टूरिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी, फूड और इस तरह की बहुत अच्छा एक पूरी वो प्रेजेंटेशन बनाई गई थी, स्लाइड्स एक वीडियो फॉर्म में वो दिखाई जाती थी, जिससे जर्मनी के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज, जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट है, एक इमेज बदला और आज लोग जर्मनी से, यूरोप से पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए आते हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, ताकि हम इमेज बिल्डिंग कर सकें पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों। ठीक है जी, कितने पॉइंट्स हो गए? काफी है। तो दिस इज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द एसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। इसमें कोई मुश्किल बात लगी हो, किसी किस्म की कोई चीज, एक पॉइंट पे 100 वर्ड्स लिखने हैं आप, किसी किस्म की कोई मुश्किल बात नहीं। अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि कल 5 बजे शाम को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो 5 बजे पीडीएफ फॉर्म में अपनी ये आउटलाइन बनाएंगे, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और लिखकर उसकी तस्वीरें बनाकर उसकी पीडीएफ फॉर्म एक बनाएंगे। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा और उसे आप अपने एसे के ग्रुप में शेयर कर देंगे। बात समझ आई? आपने अपनी असाइनमेंट लिखी, एक मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें उनकी तस्वीरें बनाएं,
वो तस्वीरें कन्वर्ट हो जाएंगी पीडीएफ फाइल में। उस पीडीएफ फाइल को अपने नाम से रीनेम करें और उस पीडीएफ फाइल को 5 बजे आपने सबमिट कर देना है अपने ग्रुप में। 5 बजे का मतलब 5 बजे, 5:01 पे भी आई हुई असाइनमेंट को मैं एंटरटेन नहीं करूँ। जो लोग आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स लेके आएंगे और इस क्लास के बाद, कल की क्लास के बाद इधर आके मुझे चेक करवाएं। ठीक हो गया जी? समझ आ गई है? तो ये आपका पहला एसे था। अगले एसे की असाइनमेंट में मैं आपको फुल फ्लेज एक एसे दूंगा लिखने के लिए। ठीक है जी? अब आते हैं हम अपने नए एसे की तरफ। सेकंड एसे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसे, और इसको मैं बेसिक लेवल पे पढ़ाऊंगा आपको। और बहुत से लोग ये परेशान हो जाते हैं इकोनॉमी का नाम सुन के, क्योंकि आप में से किसी का इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं होता। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, किसी ने सोशल साइंसेस पढ़ी होंगी। इकोनॉमी को उस तरह से स्टडी हमने आदमी ने सीएसएस एस्पायरेंट नहीं किया होता। इस वजह से हमें इकोनॉमी का ऐसे बहुत मुश्किल लगता है, या ये टॉपिक बड़ा ड्राई लगता है, ना समझ आने वाला लगता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके और ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा। कुछ थेरेटिकल या किताबी बातें आपसे नहीं करूंगा। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा कि पाकिस्तान में असल में किस नौयत के माशी मसाइल इस टाइम पर चल रहे हैं, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? पहले हम एसे का टॉपिक लिखते हैं, उसकी डीकोडिंग करते हैं, उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर मैं एक स्केच बनाऊंगा और उसके बाद हम उस पर बात शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक challenges of Pakistan and structural reforms to overcome these issues. गान सुनने फिर बात करते हैं। साढ़े 7 आएंगे, बंद कर दो। दानिश यार, इनको निकाल दो सब। ये निमरा को निकाल दो क्लास से, ये हशमत को निकाल दो क्लास से, मोहसिन को निकाल दो। इनके कैमराज ऑन हो गए लेकिन अब भी निकाल दो इनको। इन्होंने ऐसे बाज नहीं आना, इन्हें क्लास से निकाल दो। अच्छा जी, economic challenges of Pakistan, structural reforms to overcome these issues. सबसे पहले हम बात करते हैं डीकोडिंग ऑफ द टॉपिक। मैंने आपको डीकोडिंग सिखाई थी, ठीक है? डीकोडिंग के अंदर जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमने देखना है कि मेन आइडिया क्या है,
क्या मेन आइडिया जी नजर आ रहा है आपको इसमें? पहला इकोनॉमिक चैलेंज कौन सा नजर आ रहा है? कितने नजर आ रहे हैं मेन आइडियाज? हाँ जी, मेन आइडियाज कितने हैं इस टॉपिक में? दो हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंजेस और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब वे फॉरवर्ड। अलाइड आइडियाज क्या होंगे? हाँ जी, क्या होंगे? चैलेंजेस लिख तो दिए हैं। कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है। कॉजेज और इम्पैक्ट्स में से कोई एक बात लिख लें। कोशिश किया करें 3 डायमेंशनल ऐसे बनाएं। 4 डायमेंशनल बहुत लंबा हो जाता है। कॉज लिख लें या इम्पैक्ट लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। कॉज, इम्पैक्ट हम छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस, उनके कॉजेस और उनके सॉल्यूशंस। अब इस पे अपनी अपनी थीसिस स्टेटमेंट जरा जल्दी बनाएं। मैं जब तक एक आउटलाइन का स्केच बनाता हूं। उमैर, हमेशा इकोनॉमी होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप बात करें तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें उमैर आपने कॉजेस का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल ठीक है वकार। हबीब, आपने आधी लिखी है, आधी मिस कर दी है। लिख लिए? ले। गुड। अब मोहसिन, ये क्या किया आपने यार? मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने स्पेसिफाई नहीं करना। अब आप सब लोग सुने जी, इनकी स्टेटमेंट सुने, इन्होंने क्या गलती की है। Pakistan has been facing multi-dimensional challenges in economic spheres ranging from current account deficit, low foreign investments to narrow tax base. क्या गलती की है? अब आप इन 3 चैलेंजेस से बाहर अपने ऐसे में बात नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाई नहीं करते थे इसी स्टेटमेंट को। इट मस्ट बी जनरलाइज्ड। निमरा ठीक है बिल्कुल।
जी आप में से लिखी नहीं, किसी ने लिखी है? लिख ली है? चेक करवाएं। शरोज, गुड। मेजर चैलेंजेस, वेरियस रीजन लिखे हैं, सोल्यूशन की बात भी करें यहाँ पे आगे, ठीक है? बिल्कुल सही। ठीक, हशमत आपने कॉजेस कहाँ पे लिखे हैं? इसमें कॉजेस देखें, लिखे हैं कहीं पे? जी यासिर ठीक है, बिल्कुल। हबीब ठीक है। इकोनॉमिकल नहीं होता, इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक का तो मतलब होता है बड़ा मुनासिब, सस्ता। कहते नहीं है जी ये चीज बड़ी इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक होता है माशी। यहाँ लिखें चैलेंजेस ओइंग टू वेरियस कॉजेस। ठीक, अच्छा ठीक है जी, फरमानुल्लाह ठीक है। हाँ जी, आप फिरोज के साथ आपका नाम क्या? नाम क्या? जुहेब। बाकी सबकी जी किधर है? थीसिस स्टेटमेंट्स कहाँ पे हैं जी? वासिफ आपकी नहीं आई। नूर, नबीहा, नादिया है या नबीहा है नाम है? जलान खान जी, नूर ठीक है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। जलान विदाउट, ठीक है जलान। एक सेकंड जी, फरमानुल्लाह ठीक है। फिर यहाँ आपने वो कहाँ लिखा? रीजंस की तो बात ही नहीं। नंबर ऑफ चैलेंजेस ओइंग टू या ड्यू टू वेरियस रीजंस, खाली मतलब मेंशन सिर्फ बता दें। ठीक जी, ठीक है। हामिद ठीक है, बिल्कुल आपकी। चलें जी, अब जरा गौर से सुने। मैंने आउटलाइन का जो स्केच बनाया वो कैसे है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद ऑनगोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, उसके नीचे सब हेडिंग्स, फिर डीप सीटेड कॉजेस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक बूस्ट, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर ओवरकमिंग द इकोनॉमिक डायलेमास। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मसला आ रहा होता है कि जी अब ऐसे में हमें जो टॉपिक दिया है इकोनॉमिक चैलेंजेस, वो ये चैलेंज का वर्ड बार बार रिपीट करते जाते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ पाकिस्तान, डीप सीटेड कॉजेज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर ओवरकमिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो वो बड़ा ऑकवर्ड होता है एक चीज को बार बार रिपीट करना। तो हमेशा उनके सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। जहां पर आप बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, वहां पर आप डायलेमास लिख सकते हैं, वूज लिख सकते हैं, WOES, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, इश्यूज लिख सकते हैं, पैरल्स लिख सकते हैं।
तो जितने ज्यादा आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे उतना अच्छा इंपैक्ट जाएगा, कभी भी रेपिटेशन नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, आप में से 90% लोग, अब मैंने ये लिखा ना आपको, लेट सपोज ये इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक सीएसएस में आ गया, सवाल के अंदर, पेपर के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग देखकर भी चैलेंजेस के स्पेलिंग पूरे ऐसे में गलत लिखते हैं। 90% पाकिस्तानी अवाम को चैलेंज के स्पेलिंग ही नहीं आते। CHALLANGES लिखते हैं आप, CHALLENGES होता है। समझ आ गई बात? अगर बिल्कुल भी ना आते हो, कम से कम ऊपर टॉपिक को देख लिया करें, वहां तो एग्जामिनर ने तो ठीक लिखे होंगे ना। जब मैं ऐसे चेक करता हूं तो पूरे 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 ऐसे में चैलेंजेस का स्पेलिंग गलत, वहां एग्जामिनर आपको फेल करता है। इस चीज से इरिटेट होकर कि आपको एक स्पेलिंग नहीं आते और जहां लिख रहे हैं वहां गलत लिख रहे हैं, और जबकि वो स्पेलिंग टॉपिक में भी गिवन है। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, अब जी हम सबसे पहले इस आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इस आउटलाइन पे मैं एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। उसके बाद कॉजेस और इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे। अभी 20 मिनट है इस क्लास में, तो 20 मिनट में हम देखते हैं कितना हम ये टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको तसल्ली से सुनना है, बहुत आसान चीजें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज है, कोई किताबी बात आपसे नहीं करूंगा, ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा कि इस टाइम मसले पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को 8 किस्म के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस टाइम पर 8 चैलेंजेस है, बड़े चैलेंजेस। नंबर 1, करंट अकाउंट डेफिसिट। Number 1, current account deficit. Number 2, depletion of foreign exchange reserves. Number 3, fiscal deficit. Number 4, poor taxation system. Number 5, fragile domestic sector. Number 6, loss incurring state-owned enterprises, SOEs. Number 7, prevalence of informal economy. Number 8, circular debt. अखबार में रोज आप ये नाम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़े, लेकिन इनका आपको ये नहीं पता होता कि ये है क्या, इसकी नेचर क्या है। तो आज मैं आपको इन डेप्थ ये समझाऊंगा कि ये मसाइल क्या है, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके पाकिस्तान की इकोनॉमी। पॉइंट 6 है जी, लॉस इनकरिंग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। 7 है प्रेवलेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी।
0.8 है सर्कुलर डेट, 0.4 है पुअर टैक्सेशन सिस्टम। लिख लिए जी सबने? यस। सबने लिख लिया जी? अब हम वन बाय वन इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। इसको जरा तसल्ली से हर चीज लिखना छोड़ दें, मेरी बात को सुनना है, समझना है, फिर आपको बात की समझ आएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट को हम, एक सेकंड, मौसमी मैंने खुद आपको अभी वेटिंग रूम में डाला है, इसीलिए डाला है कि आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा। अब मैं डायरेक्ट क्लास से बाहर निकालूंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कहते हैं तिजारती खसारा। इसको हम ट्रेड बैलेंस डेफिसिट भी कहते हैं। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं। असल में टेक्निकली अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट से, लेकिन आप जेनेरिकली देखें तो ये दोनों को सेम ही समझा जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीज खरीद ज्यादा रहा हो और उसको बेच कम रहा हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हो, एक्सपोर्ट कम कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। लेट्स सपोज मैं एक शख्स से 5,000 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, 5,000 मेरी जेब से जा रहा है, लेकिन उसको जो मैं चीज बेच रहा हूं वो सिर्फ 2,000 की है। 2,000 मेरी जेब में आ रहा है, फिर भी 3,000 रुपया मैं खसारे में, ऐसे ही। तो जब मैं खरीद ज्यादा रहा हूं और बेच कम रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं करंट अकाउंट डेफिसिट में हूं, ट्रेड डेफिसिट में हूं या तिजारती खसारे में। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की? ये क्यों होता है? इसकी 3-4 वजूहात है। पाकिस्तान क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट में है? पाकिस्तान क्यों ज्यादा चीजें खरीद रहा है और बेच कम क्यों रहा है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि दुनिया में हम जो चीजें बेचते हैं वो बहुत नैरो प्रोडक्ट लाइन है हमारी। हम दुनिया में कुछ 4 से 5 किस्मों की चीजें बेचते हैं ब्रॉडली। हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम लेदर बेचते हैं। बस जो हमारे कंपेटिटर्स दुनिया में मौजूद हैं, अगर हम 5 किस्म की चीजें बेच रहे हैं तो चाइना 50,000 किस्म की चीजें बेच रहा है। तो दुनिया किसके पास जाएगी चीजें खरीदने? चाइना के पास जाएगी ना। आप एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं घर का राशन लेने, एक पूरा लिस्ट बनाकर, आपको पता चलता है जो मैंने 50 चीजें खरीदनी है, मैं घर से एक लिस्ट बना के आया, उनके पास तो 4 भी नहीं है। और उसके सामने ग्रोसरी स्टोर है, मेट्रो है, फतेह है, वहां आप जाते हैं तो वहां आपकी पूरी डिमांड जो आपको है वो हर चीज मिलती है, तो आप अगली दफा उसी स्टोर पे जाएंगे ना जो आपकी डिमांड पूरी कर रहा है। तो पहली चीज जो हम दुनिया में चीजें बेचते हैं वो बहुत नैरो प्रोडक्ट लाइन। दूसरी वजह, जो हम दुनिया में चीजें बेच रहे हैं उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सप्लायर दुनिया में मौजूद हैं जो हमसे सस्ती चीज और हमसे अच्छी क्वालिटी की चीज दुनिया को बनाकर दे रहे हैं, तो फिर दुनिया हमसे क्यों खरीदे? समझ आई बात? तीसरी वजह ये कि हम जो दुनिया को चीजें बना के बेच रहे हैं वो लो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। इसका मतलब
आप हर साल गर्मियों में मैंगोज प्रोड्यूस करते हैं, क्या आप मैंगोज में कोई अगले साल ऐसी इनोवेशन लेके आ सकते हैं, कोई ऐसी नई चीज दरियाफ्त कर दें, कोई नई किस्म का आम निकाल दें दुनिया के? वाह, ये क्या बना दिया पाकिस्तान ने? नहीं हो सकता ना। आप कोई एक इस साल आप बेडशीट बना रहे हैं, अगले साल कोई नई बेडशीट दरियाफ्त कर दें जो दुनिया में कभी किसी ने वो इस्तेमाल ना की हो सकता है ऐसे? आप चावल बेचते हैं दुनिया को, उसमें क्या इनोवेशन लेके आ सकते? चाइना गाड़ियां बना रहा है, आज चाइना रोबो टैक्सीज बना रहा है और रोबोटिक कार्स बना रहा है। एमजी देख लें, एमजी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। लेन असिस्ट, मसलन आप सो गए हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपकी आंख लग गई है तो वो आप लेन से नहीं बाहर जा सकते। रोबोटिक कार्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जापान ने एक रेस्टोरेंट बनाया, होटल बनाया, उसमें आप स्टे करने के लिए जाते हैं, सारे रोबोट्स बैठे हुए, बंदे सर्व नहीं कर रहा उधर। आप नई से नई चीज, ये मुल्क अमेरिका नई चीज इजाद कर देगा। आईफोन है, आईफोन का हर साल कोई एक नया फीचर निकाल देंगे, वो दुनिया की मजबूरी बन जाएगी। जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है आईफोन की तरफ जाएंगे। आईफोन 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया जी। पाकिस्तान क्या बना रहा है? हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं। दुनिया में वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हर साल पूरी दुनिया की ऑटोमोटिव मार्केट कैप्चर की ये दो मुल्कों ने, सिर्फ जर्मनी जापान ने। जर्मनी जापान आज कुछ ना करे, अपनी गाड़ियां दुनिया को बेचते रहे तो उनको जवाल आ ही नहीं सकता। तो आप खुद देख लें कि यहां पर आपको कंपैरिजन पता चल जाता है कि हम कहां पर पीछे हैं। इसकी एक और केस स्टडी बताता हूं। एप्पल कंपनी है ना, अमेरिका में आईफोन बनाती है। मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, एक एप्पल फोन तैयार करने में 13 प्रो ही है ना अभी, आजकल कौन सा मॉडल चल रहा है, 13 मैक्स प्रो। ये जो 13 प्रो मैक्स जो फोन है इनका, इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पता कितना टाइम लगता है? अमेरिका के एक एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये जो फोन तैयार हो रहा है वो सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो, 30 मिनट्स। और वो फोन पाकिस्तान जैसी मार्केट में कितने का आजकल क्या प्राइस है? 3 लाख तक तो होगी। एक चीज आधे घंटे में प्रोड्यूस होकर वो पाकिस्तान जैसी मार्केट में 3 लाख की बिक्री है, मसलन तकरीबन 150 करो, 1500 अमेरिकन डॉलर्स। अमेरिका में एक चीज आधे घंटे में प्रोड्यूस होकर वो अमेरिकन इकोनॉमी को $1500 कमा के दे रही है, 3 लाख रुपया कमा के दे रही है। उसके एवज पाकिस्तान की में 2 एकड़ जमीन लें आप, उस 2 एकड़ जमीन में चावल उगाएं, 3 से 4 महीनों में फसल होगी, फिर वो चावल शैलर में पॉलिश होने जाएगा, वहां से उसकी पैकिंग होगी, फिर वो जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा, वो भी उधार बिकेगा। उसके बाद 2 महीने बाद उसकी पेमेंट्स आएंगी। तो पूरा 9 से 10 महीनों का साइकिल है ये। आपने एक चावल उगाया और 10 महीनों बाद उसकी पेमेंट आई। एक किसान अगर 2 एकड़ जमीन पर चावल उगाता है तो 10 महीने बाद वो 3 लाख रुपए नहीं कमाता। बेमौसमी बारिशें हो जाए, सैलाब आ जाए, कहत साली आ जाए, ये अलग मसला। दिस इज द डिफरेंस कि हम क्यों एक्सपोर्ट्स में पीछे हैं, हम क्यों पैसा नहीं कमा पा रहे। और इससे भी बड़ा अलमिया कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं ना, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम बेडशीट्स बना रहे हैं, हम लिवाइस की जीन्स बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं? मशीनों पे बन रही है ना। वो मशीन चाइना से इंपोर्ट हो रही है, जापान जर्मनी से इंपोर्ट हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो बिजली चल रही है, वो बिजली आप सऊदी अरेबिया से तेल लेकर बना रहे हैं। आज सऊदी अरेबिया आपको ऑयल देना बंद हो जाए तो आपके मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो जाए। होती नहीं है ना, वो क्यों होती नहीं है? पीछे से ऑयल बंद होता रहा है। लोड शेडिंग बंद, इंडस्ट्री बंद, एक्सपोर्ट्स बंद। तो अलमिया ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी पहले इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन आवर इंपोर्ट्स। ये मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट का। समझ आ रही बात? हाँ जी, समझ आ गई जी सबको? जी, आप लोगों को समझ आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर।
अगला मसला है डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं। दुनिया में जो ट्रेड होती है ना जी, इंटरनेशनली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डॉलर्स में होती है, वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं होती। मतलब यहां से आपने कुछ चाइना से चीज मंगवानी है या वहां बेचनी है तो आपको डॉलर्स में पे करना होगा या खरीदनी होगी, या आपको पैसे डॉलर में आएंगे। अगर आपको चीज बेच रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं आएंगे। इसका मतलब कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं। हर मुल्क में कोई ना कोई मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। हमारे मुल्क में स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक के पास हर टाइम पर डॉलर्स और इंटरनेशनल करेंसी मौजूद होती है। उस इंटरनेशनल करेंसी को और मौजूदा डॉलर्स इंटरनेशनल करेंसी जो स्टेट बैंक के पास पड़ी हुई है उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब भी आप मुल्क में से कोई चीज बेचते हैं और मुल्क में पैसा डॉलर्स आते हैं तो वो आपके उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आते हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। मैं बताता हूं। और जब भी आप कोई चीज बाहर के मुल्क से खरीदते हैं तो डॉलर्स आपके उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जाते हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हम तो खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। और जब हम खरीद ज्यादा रहे हैं तो पैसा कहां से जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होते जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज है। अब मैं थोड़ा सा और मजीद बता देता हूं इसकी फंक्शनिंग। देखें, लेट्स सपोज हम में से कोई एक शख्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिवाइस की जीन्स बनाता है। उसको अमेरिका से ऑर्डर आया कि हमें 10,000 लिवाइस जीन्स चाहिए। उसने एक ऑर्डर तैयार किया और डिस्पैच कर दिया यूएस में या किसी भी बाहर के मुल्क में। कुछ अरसे बाद उसको उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आई। उसका अकाउंट लेट्स सपोज था मीजान में या एचबीएल बैंक में। उसको एचबीएल बैंक में डॉलर्स रिसीव हो गए। उसको तो डॉलर्स नहीं चाहिए, उसको तो पाकिस्तानी रुपीस चाहिए ना। वो क्या करेगा? वो एचबीएल बैंक से वो डॉलर एचबीएल बैंक को देकर उससे उनके एवज पाकिस्तानी रुपीस उनसे ले लेगा। अब एचबीएल बैंक को भी डॉलर्स नहीं चाहिए। एचबीएल बैंक क्या करेगा? वो डॉलर्स स्टेट बैंक को देगा। स्टेट बैंक उसके एवज एचबीएल को पाकिस्तानी रुपीस दे देगा। चीज आपने बेची, पैसा कहां आया? फॉरेन रिजर्व्स में आया। इसी तरह बाहर के मुल्क से जब आप चीज खरीदते हैं तो फिर पैसा कहां से जाता है? इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जाता है। हम चूंकि खसारे में हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। फिर हमें क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करनी है ना, पैसे नहीं है। फिर आप जाते हैं आईएमएफ के पास कि हमें कुछ पैसे दिए जाएं। फिर आईएमएफ आपको 1 अरब 2 अरब डॉलर देता है। वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आते हैं। उनसे आप ट्रेड करते हैं। उनसे आपने जो लोन्स लिए होते हैं डॉलर्स में वो वापस करते हैं। उनसे आपने जो उधार तेल खरीदा होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसे कहते हैं, उधार चीजें खरीदी होती हैं, वो पेमेंट्स करते हैं। फिर आपका जाके गुजारा होता है। समझ आ रही है बात की? जी क्लियर है जी? तो यहां तक समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा, तीसरा मसला है पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हम बजट डेफिसिट भी कहते हैं। बजट डेफिसिट ये होता है कि एक शख्स की अगर सैलरी 50,000 है और उस महीने उसके एक्सपेंसेस हो गए 1 लाख, तो उसके एक्सपेंसेस एक्सीड करके उसकी आमदन से, दिस इज बजट डेफिसिट। इसी तरह से जब एक मुल्क के अखराजात उसकी आमदन से एक्सीड कर जाते हैं उसे हम कहते हैं फिस्कल और बजट डेफिसिट। समझ आ गई बात? ये क्यों होता है? ये 2 वजूहात की वजह से हो रहा है। हमारे अखराजात क्यों ज्यादा हैं, हमारी आमदन क्यों कम है? इसके पीछे 2 वजूहात। पहली वजह है कि हमारे अखराजात इस वजह से ज्यादा हैं कि हमारा, अगर पाकिस्तान 100 रुपया कमाता है हर साल में, तो 100 में से 60 रुपए हमारे उन लोगों को पैसे देने में जाते हैं जिनसे हमने उधार पकड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं डेट सर्विसिंग।
60% ऑफ योर नेशनल इनकम गोज टू डेट सर्विसिंग। पीछे 40 रुपए पे आप मुल्क चला रहे हैं, उन 40 में से भी 15-20 आर्मी खा जाती है डिफेंस के नाम पे। तो आप अपना मुल्क जो है ना वो सिर्फ 10 to 15% ऑफ योर नेशनल इनकम के ऊपर चला रहे हैं। समझ आई बात? मैंने आपसे ये कहा कि जब आपकी आमदन जब आपके एक्सपेंसेस आपकी आमदन से एक्सीड कर जाते हैं। हमारे आज अखराजात क्यों ज्यादा, एक्सपेंसेस क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि लेट सपोज फर्ज किया पूरे पाकिस्तान की आमदन एक साल में 100 रुपए है, उसमें से 60 रुपए IMF को, चाइना को, अमेरिका को, उन मुल्कों के पैसे देने में चले जाते हैं जिनसे हमने उधार लिया हुआ था पिछले सालों में, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं। पीछे बचे 40% या 40 रुपए, उन 40 रुपए पे आप मुल्क चला रहे हैं। उन 40 में से भी 20 से 25 रुपए आपका आर्मी का बजट चले जाता है। 10-15 रुपए या 10%, 15% पे आप मुल्क चला रहे हैं। हमारे अखराजात इसीलिए ज्यादा हैं। हमारी आमदन क्यों कम है? क्योंकि जो हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहां से हमें पैसा आना चाहिए, जिसमें टैक्स है, डोमेस्टिक सेक्टर है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, ये सब भी खसारे में जा रही है। तो इस वजह से हम फिस्कल डेफिसिट में हैं। तो जब एक मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो और फिस्कल डेफिसिट में भी हो, तो हम कहते हैं कि ये मुल्क ट्विन डेफिसिट में है। समझ आ रही बात? फिस्कल में भी हो और करंट में भी हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्विन डेफिसिट में है। यहां पे जी मैं अपना आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं। हमने कल के लेक्चर में हम इस इकोनॉमी के हिस्से को खत्म करेंगे, बाकी ये चैलेंजेस पढ़ेंगे 5, उसके बाद इनके कॉजेस और सॉल्यूशंस पढ़कर इसको कल के लेक्चर में हम इसे वाइंड अप करेंगे। आज के लेक्चर में इन 3 चैलेंजेस में या इसकी डिकोडिंग में या किसी चीज में अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछें। वो पहले पॉइंट में जरा कंफ्यूजन थी कि आपने कहा कि अगर एक्सपोज है डिपेंडेंट ऑन तो ये जो सर ये जो इसका टेंफोल्ड गैप है, तो ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, इसमें आपको ना अपने डोमेस्टिक सेक्टर पे काम करना होगा। आज आपके मुल्क में डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर दें, आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दें, आप जो चीजें बाहर से खरीद रहे हैं आप लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर दें। और टेक्सटाइल सेक्टर में जो आप मशीनरी बना रहे हैं, जो चाइना से ले रहे हैं, वो आप खुद बनाना शुरू कर दें। बर्डन कम हो गया ना। आप ऑयल से अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दें टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। पाकिस्तान अब विंड एनर्जी पे काम कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे कर रहा है, डैम्स बनाए, ऑयल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम कर दें विद रिस्पेक्ट टू योर एनर्जी रिसोर्सेज। तो चीजें मैनेजेबल हैं, इसके लिए आपको पॉलिसी मेकिंग चाहिए। ये सारे इश्यूज आगे डिस्कस करेंगे कॉजेज में कि वजूहात क्या है कि हम इन मसाइल से निकल नहीं पाते। समझ आ गई बात? कल इंशाल्लाह यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ऐसे काम करने के